चलिए बिना किसी देरी के आज के इस खास एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी सच में किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं है। हम एक ऐसे साम्राज्य की बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुंडई की और इसके दूरदर्शी संस्थापक चुंग जुयुंग की। इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है चुंग की शुरुआत और उस विशाल मुकाम के बीच का अंतर जिसे उन्होंने दुनिया के लिए छोड़ा। तो आइए इस अविश्वसनीय सफर को करीब से समझते हैं। साल 1915 की बात है और सच कहूं तो ये कड़वी सच्चाई रोंगटे खड़े कर देती है। कोरिया का एक बेहद छोटा और गरीब गांव जहां चुंग का बचपन भी था। एक ऐसा बचपन जहां स्कूल जाने का सपना देखना भी किसी बहुत बड़ी विलासिता जैसा था। परिवार को बस किसी तरह जिंदा रखने के लिए उन्हें हर दिन खेतों में 17-17 घंटे हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, और वो भी किस लिए? सिर्फ एक वक्त के साधारण से खाने के लिए। ना पहनने को ढंग के कपड़े, ना कोई चिकित्सा सुविधा। ये एक ऐसा अंतहीन संघर्ष था जो किसी की भी उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ कर रख दे। लेकिन अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 4 करोड़। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। साल 2022 के आंकड़े बताते हैं कि उसी भूखे और गरीब लड़के द्वारा शुरू की गई कंपनी ने विश्व स्तर पर 4 करोड़ कारें बेची। 17 घंटे की उस भीषण मजदूरी से लेकर 4 करोड़ कारों की बिक्री तक का यह शानदार सफर रातों रात बिल्कुल नहीं तय हुआ था। इसके पीछे एक असाधारण सी जिद थी। भाग 1, खेतों से पलायन, एक बेहतर जीवन की तलाश। उस गरीबी के भयानक दुष्चक्र को तोड़ने के लिए चुंग को एक बहुत ही कड़ा और खतरनाक फैसला लेना पड़ा। ये कोई आम करियर बदलने वाली बात नहीं थी। ये तो सचमुच उन खेतों और उस खौफनाक जिंदगी से भागने की एक हताश और खतरनाक कोशिश थी। ये संघर्ष कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि 1932 में जब वो सिर्फ 16 साल के थे, उन्होंने 160 किलोमीटर पैदल चलकर शहर जाने का फैसला किया। वहां निर्माण स्थल पर मजदूरी भी की, लेकिन पिता ने पकड़ लिया और वापस गांव ले आए। पर उन्होंने हार कहाँ मानी थी। 2 बार और कोशिश की और फिर पकड़े गए। आखिरकार 1934 में उनका चौथा प्रयास सफल रहा और वो सियोल पहुंच ही गए। ये सिर्फ एक जिद नहीं थी, ये ग्रामीण गरीबी की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ने का एक अटूट संकल्प था। सियोल में निर्माण मजदूर, फैक्ट्री वर्कर का काम करते करते अंततः उन्हें एक चावल की दुकान में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई। और यहां यह साबित हो जाता है कि कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चुंग का काम के प्रति समर्पण और उनकी ईमानदारी इतनी बेजोड़ थी कि 1937 में बोख्यांग राइस स्टोर के बीमार मालिक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास रच दिया। उसने अपनी पूरी की पूरी दुकान ही 22 साल के चुंग को सौंप दी। जरा सोचिए, जो लड़का महज 6 महीने में स्टोर मैनेजर बना था, अब वो पूरे बिजनेस का मालिक था। भाग 2, जलकर खाक हुए सपने। सफलता की ये कहानी यहां किसी सीधी रेखा में नहीं चलती। बाहरी ताकतों और ऐतिहासिक घटनाओं ने बार बार चुंग की इस कड़ी मेहनत से पाई गई सफलता को निशाना बनाया। एक ऐसा क्रूर दौर शुरू हुआ जिसने उनके सपनों को सचमुच जलाकर राख कर दिया। इस दुखद चक्र को समझना बहुत जरूरी है। 1937 में जापानी शासन ने युद्ध के दौरान सेना के लिए चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उनकी दुकान ही छीन ली, पर चुंग ने हार नहीं मानी। 1940 में भारी कर्ज लेकर एक कार रिपेयर गैराज खोला, जो दुर्भाग्य से सिर्फ 1 महीने बाद ही जलकर पूरी तरह राख हो गया। कर्ज के भारी बोझ के बावजूद उन्होंने उसे फिर से खड़ा किया, लेकिन 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सैन्य उपकरण बनाने के बहाने जापानी सरकार ने उनके उस सफल गैराज को भी एक स्थानीय स्टील प्लांट में मिला दिया। 3 अलग अलग बार उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। यहां टिके रहने के लिए सच में अकल्पनीय लचीलेपन की जरूरत थी। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि उन आपदाओं के बीच भी चुंग ने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया था जो भविष्य में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। उन्होंने समझ लिया था कि ग्राहकों की सबसे बड़ी परेशानी मरम्मत में लगने वाला लंबा समय है। जहां उनके प्रतिस्पर्धी 20 दिन लेते थे, चुंग का गैरेज वही काम सिर्फ 5 दिनों में कर देता था। अत्यधिक गति और कार्यकुशलता को प्राथमिकता देना ही उनके सर्वाइवल और तेजी से आगे बढ़ने का असली रहस्य था। भाग 3, राष्ट्र पुनर्निर्माण, एक नई शुरुआत। अब हमारा ये एक्सप्लेनर 1946 के उस महत्वपूर्ण दौर में ले जाता है जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और कोरिया जापान के नियंत्रण से मुक्त था। चुंग 50,000 वॉन की बचत के साथ सियोल वापस लौटे और इस बार उन्होंने अपने कार रिपेयर बिजनेस को एक नया नाम दिया, हुंडई, जिसका मतलब ही होता है आधुनिक। जब 1950 में कोरियाई युद्ध छिड़ा तो परिस्थितियों ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। चुंग ने अमेरिकी सेना की निर्माण संबंधी भारी जरूरतों को पहचाना। उन्होंने कैन डू यानी हम कर सकते हैं का नारा अपनाया।
इसका सीधा सा मतलब था युद्ध की चाहे कितनी भी भयंकर चुनौतियां क्यों ना हो, काम को बिल्कुल समय पर और पूरी विश्वसनीयता के साथ पूरा करना है। इसी शानदार फलसफे ने उन्हें अमेरिकी सेना के विशाल और बहुत जरूरी अनुबंध दिलाए। ये केवल एक आम व्यापार नहीं था। हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी ने अमेरिकी सेना के टेंट और गोदाम बनाने से शुरुआत की थी और देखते ही देखते ये कंपनी आधुनिक दक्षिण कोरिया के मूलभूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करने लगी। दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा सोयोंग बांध और सबसे महत्वपूर्ण क्योंगबू एक्सप्रेसवे ये सब हुंडई द्वारा ही बनाए गए थे। चुंग वास्तव में युद्ध से तबाह हुए एक पूरे देश को अपने हाथों से फिर से खड़ा कर रहे थे। भाग 4, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कार बनाने का बड़ा दांव। अब 1960 के दशक के अंत की ओर चलते हैं। यहाँ एक ऐसे इंसान की महत्वाकांक्षा सामने आती है जिसने देश भर में हजारों किलोमीटर सड़कें बनाई थीं। चुंग ने तय किया कि चूंकि उन्होंने देश की सड़कें बनाई हैं तो अब उन सड़कों पर दौड़ने वाली कारें भी उन्हें ही बनानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा और सच में बेहद जोखिम भरा दांव था और जैसा कि हम देख सकते हैं, ऑटोमोटिव डिवीजन का जन्म बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1967 में हुंडई मोटर बनी, फोर्ड के साथ साझेदारी हुई, लेकिन कुछ समय बाद टूट गई। फिर जनरल मोटर्स और फॉक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनियों ने अपनी तकनीक देने से साफ मना कर दिया। इतनी निराशाओं के बाद अंततः जापान की मित्सुबिशी के साथ साझेदारी हुई और फिर जाकर 1976 में दक्षिण कोरिया की पहली बड़े पैमाने पर उत्पादित कार हुंडई पोनी का जन्म हुआ। घरेलू बाजार में तो सफलता मिल गई, लेकिन विदेशों में हुंडई पोनी बुरी तरह फ्लॉप रही। पेंट गर्मी में उड़ जाता था और कार में तकनीकी खराबियां थीं। नतीजा ये हुआ कि कंपनी लगातार 7 सालों तक भारी नुकसान में रही। तब बोर्ड के सामने एक ऐसा गणितीय सवाल खड़ा हुआ जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। जब पूरे दक्षिण कोरिया का कार बाजार ही केवल 30,000 कारों का है, तो चुंग 3 लाख कारों की क्षमता वाली नई फैक्ट्री क्यों बनाना चाहते हैं? आखिर इतनी सारी कारें खरीदेगा कौन? तो उसका जवाब था चुंग की दूरदर्शी सोच। वो वर्तमान का नुकसान नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया का भविष्य देख रहे थे। उन्हें पक्का यकीन था कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। उन्होंने इसी आने वाले आर्थिक उछाल पर अपना सबसे बड़ा दांव लगाया। 1980 में विशाल नई फैक्ट्री बनी और 1982 में सुधार के साथ लॉन्च हुई पोनी 2 न केवल देश में बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा में भी एक बड़ी ग्लोबल हिट साबित हुई। भाग 5, ग्लोबल मार्केट, अमेरिका में सेंधमारी। एक सफल ग्लोबल कंपनी बनने के बाद अब असली और सबसे बड़ी रणनीतिक बाधा को पार करने का समय आ गया था। दुनिया के सबसे कठिन और सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी कार बाजार में प्रवेश करना, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये वो कदम था जो हमेशा के लिए ये तय करने वाला था कि हुंडई इतिहास में कहां खड़ी होगी। हुंडई ने ये करिश्मा कैसे किया, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। अमेरिकी और जापानी कंपनियों ने बड़े और कॉम्पैक्ट कार बाजार पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था। हुंडई ने सीधे उनसे मुकाबला करने के बजाय सब कॉम्पैक्ट बाजार को चुना, जहां प्रतिस्पर्धा लगभग शून्य थी। उन्होंने अपनी नई कार हुंडई एक्सेल को एक पुरानी कार की कीमत पर और साथ में 5 साल की वारंटी देकर बाजार में उतार दिया। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था और शानदार रणनीति की सफलता के आंकड़े चीख चीख कर इसकी गवाही देते हैं। जो लोग पुरानी कार खरीदना चाह रहे थे वो तुरंत हुंडई एक्सेल की तरफ मुड़ गए। 1986 में 1,70,000 कारें और 1987 में 2,60,000 कारें बिकी। अमेरिका में किसी भी विदेशी कार कंपनी ने अपनी शुरुआत में ऐसी अभूतपूर्व सफलता कभी नहीं देखी थी। हुंडई ने खुद को एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया था और इसी ऐतिहासिक सफलता के साथ 72 वर्ष की उम्र में चुंग जू युंग ने कंपनी से संन्यास ले लिया। भाग 6, सड़कों से परे एक विशाल साम्राज्य। अब इस एक्सप्लेनेयर के अंतिम पड़ाव में एक ऐसा तथ्य सामने आता है जो सच में चौंका देने वाला है। हुंडई की ये भारी भरकम ऑटोमोटिव सफलता, जो अपने आप में एक मिसाल है, वो वास्तव में चुंग जू युंग की कुल विरासत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जी हां, केवल एक अंश। आधुनिक हुंडई समूह की विविधता सचमुच आश्चर्यजनक है। इस समूह के अंतर्गत कुल 42 कंपनियां काम करती हैं। हुंडई एलिवेटर से लेकर हुंडई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज तक। और ये ही ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसी हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज की बदौलत आज दक्षिण कोरिया ने ग्लोबल शिप बिल्डिंग यानी जहाज निर्माण में जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज निर्माता बन गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हुंडई केवल एक कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, ये एक देश के उठ खड़े होने का जीता जागता प्रतीक है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे दुनिया को बदलने वाले सबसे बड़े नवाचार अक्सर सबसे हताश करने वाली परिस्थितियों से ही जन्म लेते हैं।
एक ऐसा लड़का जिसके पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं था, उसने अपने विजन और एक बेहतर जीवन की प्रबल इच्छा से एक पूरे राष्ट्र का नक्शा बदल दिया। तो ये सोचने का समय है कि हमारी अपनी बाधाएं हमारे लिए कौन से नए रास्ते खोल सकती हैं। आज का ये एक्सप्लेनर यही समाप्त होता है, लेकिन ये कहानी हमेशा प्रेरित करती रहेगी।